चुनाव शुरू हो चुके हैं। असम, पुडुचेरी और केरला में वोटिंग भी हो चुकी है। और किस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा और विशेष तौर से असम में क्या माहौल रहा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो असम की राजनीति काफी उबाल पर है। असम में कुछ लोग जो तैयार भी थे, जो लोग सोच भी रहे थे, उन सबको इस बीजेपी के और खेमे में ला दिया। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह का वक्तव्य अपने रैली के दौरान दिया था आरएसएस को लेकर, आरएसएस की तरफ से एफआईआर भी फाइल की गई है असम में। कि जैसे ही पवन खेड़ा आते हैं, उसके अंदर का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा। नरेंद्र सरेंडर में आपने देखा होगा 90% लोगों ने साफ कहा कि भाई हमारे लिए हेमंता बिस्वा शर्मा एकदम नंबर 1 कैंडिडेट है। और एनडीए का जिस तरह से जीत का वहां लग रहा है कि वो लगभग 90 से ऊपर जाती हुई दिख रही है हर हालत में। कांग्रेस यहाँ विशुद्ध तौर पे मुस्लिम लीग की पार्टी बन चुकी है उनके नजर में। ये वीडियो बना रहे हैं कि हम डरे नहीं साहब, हम कांग्रेसी हैं, हम राहुल के सिपाही हैं। तरुण गोगोई को तरुण गोगोई बनाने में एक बड़ा योगदान हेमंता बिस्वा शर्मा का हुआ करता। हेमंता बिस्वा शर्मा अगर ये लाचित बोर फूकन के नाम पर कई सारी योजनाएं शुरू करते हैं, सिर्फ इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि आपको हेमंता बिस्वा शर्मा को चुनना है या नहीं। बेटियों की समस्या वहां बहुत बड़ी है। ये बिल्कुल बंगाल से उलट मामला है। महिलाएं अगर कोई वोट डाल पाएगी इस तरह से, जो उसके पति या उसके परिवार के प्रेशर से अलग होगा, तो वो डालेंगी। वरना तो आजकल मुझे नहीं लगता 3 तलाक ने उनको लाइफ तो दी है, लेकिन उससे वो बहुत कुछ मुझे नहीं लगता कि वोट का फायदा होगा। हाँ, जिनके परिवारों के कत्ल कर दिए थे रजाकारों ने, वही इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने, कि एक बार राहुल गांधी की निगाह में चढ़ जाए, वो मान ले कि आरएसएस को इससे बेहतर गाली कोई नहीं दे सकता। नमस्कार, पांचों जने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चुनाव शुरू हो चुके हैं। असम, पुडुचेरी और केरला में वोटिंग भी हो चुकी है। और किस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा और विशेष तौर से असम में क्या माहौल रहा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो असम की राजनीति काफी उबाल पर है। हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर जिस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, विशेष तौर से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से जो उनकी पत्नी को लेकर आरोप लगाए गए हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर काफी गहमा गहमी है उस पूरे विवाद को लेकर। लेकिन असम में इसका क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह का वक्तव्य अपने रैली के दौरान दिया था आरएसएस को लेकर, आरएसएस की तरफ से एफआईआर भी फाइल की गई है असम में, वो मामला भी काफी गरमाया हुआ है। असम की जनता ने वोट डाल दिए हैं, लेकिन इन सब मामलों का उस पर क्या असर पड़ता है, चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ता है, ये सारी जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी के पास, जो कि वहां ग्राउंड पर ही मौजूद है। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार तृप्ति जी, आपको और पांच जन्ने के सभी सुधी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिवादन। बिल्कुल, आप वहां पर मौजूद हैं। असम में आप घूमे भी हैं जगह जगह, आपके हमने देखा, पब्लिक से भी आपने बात की है, हमने पब्लिक ओपिनियन भी आपने जो भेजी थी वो चलाई है। लेकिन जिस तरह के मामले राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, विशेष तौर से जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए थे, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो अपना अग्रेशन दिखाया है, गुस्से में जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, वो रील्स सारी दुनिया देख रही है। ये मामला अगर हम देखें जमीन पर कितना असर कर रहा है और कांग्रेस के इन आरोपों पर, और उधर से हम हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, उन्होंने जो तेवर दिखाए हैं, जिस तरह से उनके यहाँ असम पुलिस भी पहुंच गई थी पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर और काफी छानबीन भी हुई है, ये पूरा मामला वहां किस तरह से देखा जा रहा है? तृप्ति जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, उससे कम से कम कांग्रेस को फायदा तो नहीं हो रहा है। वो भले ही उनको लगे कि वो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने एक बड़ा उलट काम ये कर दिया कि जो असम में कुछ लोग जो तैयार भी थे, जो लोग सोच भी रहे थे, उन सबको इस बीजेपी के और खेमे में ला दिया। क्योंकि आप आरोप जब प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, तो फिर साफ ये दिखने लगता है कि आप जो है एक कैरेक्टर एसेसिनेशन पर है, आप उन पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने ये बात देखी है कि जैसे ही पवन खेड़ा आते हैं, उसके अंदर का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा। नरेंद्र सरेंडर और साहब ये तमाम एपिस्टीन, किसका नाम छिपा हुआ है, कौन है वो काली कहानी, ये सब ने उनके, मुझे लगता है कई बार क्या होता है कि आपको ये दिमाग में कई सारे फितूर एक साथ चलने लगते हैं। उनमें से एक ये भी है कि उनको ये लग रहा है कि वो बहुत बड़ा, उनको लोग उनका इन तमाम चीजों से कांग्रेस को लोग, जनता जो है पकड़ के आ रही है। और असम की राजनीति में यहाँ कांग्रेस, आप ये समझ लीजिए, पिछली बार के उससे ज्यादा खराब स्थिति पर है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो वीडियो किए थे, आपने देखा होगा जी। उनमें ऐसे ही अटेंडम किया गया। कोई ये जरूरी नहीं था कि हमने किसी एक जगह जाकर बात की हो, चलते हुए बात कर रहे हैं। और वो इलाका वो है जहां वहां 3 मस्जिदें एक साथ है, लाल बाजार है फैंसी बाजार में,
लाल मस्जिद है, बड़ी बड़ी मस्जिद है और बीच में गुरुद्वारा है, वहां का बाजार है। उसके बीच में आपने देखा होगा 90% लोगों ने साफ कहा कि भाई हमारे लिए हेमंता बिस्वा शर्मा एकदम नंबर 1 कैंडिडेट है। और चूंकि मैंने ये देखा वहां पूरा कि एक छोटे से शहर में कितने ब्रिज बने, और बल्कि आज मैं 10 साल पुराना अपना फोटो देख रहा था तृप्ति जी, जिसमें लसित बोर फूकन तक जाने के लिए एकदम कच्चा, सब कुछ कच्चा पड़ा था। आज वहां एक इतना खूबसूरत रिवर फ्रंट तैयार हो रहा है कि शाम को वहां असम की भीड़ जाती है, गुवाहाटी की भीड़ आती है। और वो एक ऐसे मुख्यमंत्री को एक ऐसे उसमें जो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी उसके, और इतनी आसानी से ठगे गए कि एक जो मुझे लगता है कि कोई शायद एक यूट्यूबर भी इस बात का ख्याल रखेगा कि वो जो आरोप लगा रहा है वो भी खास तौर से एक ऐसे नेता के ऊपर जिसने असम की पूरी राजनीति को एक तरफ करके रख दिया है। और एनडीए का जिस तरह से जीत का वहां लग रहा है कि वो लगभग 90 से ऊपर जाती हुई दिख रही है हर हालत में। अगर आप ये देखेंगे इन सीटों में 90 से ऊपर असम में एनडीए जा रही है और बीजेपी पिछली बार के मार्क से बहुत आगे बढ़ रही है। ऐसे में आप इतने जब हम्म। कमजोर स्थिति पे लगाते हैं और उसके बाद फिर आप वहां से निकल जाते हैं जब पुलिस आपको खींचने आती है, और जबकि इस राज्य में आपके साथ पहली बार हो चुका, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके रुके थे, आपकी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट से रुकी थी, लेकिन आपको लगा कि आप हर किसी को ले देंगे। लेकिन जिस तरह की मुझे लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा की एक छवि ये भी है कि वो खुल के लड़ते हैं, इसीलिए उन गालियों को भी आप सुन रहे हैं जो एक आदमी के अंदर है, वो छुपाते नहीं है। मैं पेड़ा बना दूंगा, पेल दूंगा, इस तरह की भाषा हमने कभी सुनी नहीं है। लेकिन वो उनका विश्वास है, उनको मालूम है कि उन पे आरोप झूठे हैं, तो उसके बाद उन्होंने अपनी वो छिपाई नहीं है। और उसके बाद आपने देखा पवन खेड़ा वहां से तुरंत निकल के भागे। अरे भाई आपको रुकना चाहिए, थोड़ी देर अपने उन पर जस्टिफाई करना चाहिए अपने ऊपर जो आपने अपने सबूत दिए हैं। हम लोग 25-25 बार वेरीफाई करते थे जब कोई इन्वेस्टिगेशन, खास तौर से इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जिसमें किसी के पूरे राजनीतिक कैरियर को आप दांव पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि इससे नुकसान और हुआ है कांग्रेस को। कांग्रेस वैसे भी यहाँ बहुत ज्यादा ग्राउंड पे नहीं थी, गौरव गोगोई के अलावा उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि जो एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में जिसके बारे में लोग जानते हो। कांग्रेस यहाँ विशुद्ध तौर पे मुस्लिम लीग की पार्टी बन चुकी है उनके नजर में कि ये साहब जो है, और सारा मुस्लिम वोट उनको मिलेगा। लेकिन ये दिक्कत है कि उसमें हिंदू वोट जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आपने एक के बाद एक देखा होगा कि असम में जिस तरह से हिंदू नेता निकल कर, जिन्होंने एक तरह से सीधे तौर पर वो बस वहां से निकलते थे, बल्कि मुझे तो ये वहां मजाक सूझ रहा, मैंने कहा कि यार जैसी कांग्रेसी नेता अपने घर से निकलते होंगे तो डर ये बना रहता हो गौरव गोगोई को कि कहीं ये बीजेपी के मुख्यालय में ना पाए कमल का झंडा पकड़े हुए, उस तरह का माहौल वहां था। और ऐसे में आपने इतनी कच्ची तैयारी के साथ किया है, तो मुझे लगता है कि भाई आप बेहतर तो नहीं कर पा रहे हो, नुकसान करोगे ये तो तय है, लेकिन बेहतर आप अपनी पार्टी का नहीं कर रहे हो। उससे एक वोट का फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ज्यादा हुआ, क्योंकि पार्टी इस बात पर अगर कोई सच भी बोलना चाहती है तो लोगों को पवन खेड़ा की पुरानी चीजें याद आ जाएंगी। और कांग्रेस को मैं इसमें सवाल के जवाब में ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस को अपने प्रवक्ताओं के बारे में मुझे लगता है पिछले 12 साल से या 16 साल से इस तरह की कमी से जूझना पड़ रहा है। आपको याद होगा कपिल सिब्बल पत्रकारों को कहने लगते थे जीरो लॉस है इसमें, तो जब वो 2G पर आते थे या उस पर सीबीआई जांच पर, कोयला स्कैम में, सब में। इसके बाद आपने देखा मनीष तिवारी बिल्कुल ऐसे स्टोन फेस होते थे कि लगता था कि वो सामने वाले पत्रकार को डरा रहे हैं बजाय इसके कि उसके सवाल का जवाब दे रहे हैं। और अब पवन खेड़ा ये सोच के कि वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने तो मुझे जी। लगता है कि ये एक बड़ा ही और वो अपने राज्य में जाके मतलब कांग्रेस के राज्य में जाने के बाद, कांग्रेस शासित राज्य में, वो ये वीडियो बना रहे हैं कि हम डरे नहीं साहब, हम कांग्रेसी हैं, हम राहुल के सिपाही हैं। ये उनका तपस्या की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। चूंकि मैंने पुराने समय में पढ़ा था तृप्ति जी कि पहले लोग निराहार रहते थे, जो तपस्या का पहला कदम होता था कि वो सुबह यम नम उनके नियम को मानते थे, उसके बाद वो जाते थे कि निराहार रहते थे, उसके बाद वो जल भी छोड़ देते थे, उसके बाद वो तमाम चीजें पैरों पे खड़े होते थे, इस तरह करते थे। तो मुझे लग रहा है कि उनको किसी ने गलत बता दिया ये डिजिटल एज है, तो हम फर्जी पहले राहुल गांधी जी से तपस्या करेंगे कि साहब हम देखिए आपकी हाँ में हाँ मिला रहे, फिर हम आप झूठे सबूत लाएंगे, फिर हम गालियां गलोच करेंगे, और उसके बाद कुछ हो जाएगा फिर हम कहेंगे हम राहुल की सेना के सिपाही हैं। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है।
आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि पवन खेड़ा ने इतना कुछ होने के बावजूद फिर से एक और आरोप लेके आ गए इन तमाम यानी वोटिंग के एन पहले कि उन्होंने एक भूयान प्रॉपर्टीज एलएलसी नाम की एक कंपनी को लेकर सवाल उठाया। वही बात कही कि इस पे हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी जो है रिंकी शर्मा उनके नाम पर है और उसे सूचीबद्ध किया गया है। वही आरोप आप जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस की एक खासियत जो है पवन खेड़ा जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो उनके टीम के लीडर यानी राहुल गांधी करते हैं, शूट एंड स्कूट। जब बात आती है प्रमाण देने की तो वो गायब हो जाते हैं, बस आरोप लगाओ और भाग जाओ। ये चीजें सोशल मीडिया पर चल सकती हैं, लेकिन जब जमीन पर आप देखते हैं तो ये सारी चीजें वहां मतदाता को प्रभावित नहीं करती बल्कि आपसे दूर कर देती हैं। हम अगर असम की बात करें, जो आज वोटिंग हुई है वो किस मुद्दे पर ज्यादा हुई होगी? क्योंकि असम के मुद्दों में सबसे जरूरी जो हमने देखे हैं अभी तक बेरोजगारी का मुद्दा है, बाढ़ का, और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है अवैध घुसपैठ का, जिसको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा काफी मुखर रहे हैं। खुलकर उन्होंने हमेशा यही बोला है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमान यहाँ पर घुसकर बैठे हैं और संसाधनों पर अपना अधिकार जताने लगे, वो उनके प्राथमिकता पर रहा है। ये जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, और दूसरी तरफ गोगोई की अगर हम बात करें जो अब संसद छोड़कर और विधानसभा की ओर जिन्होंने रुख करने की कोशिश की है, उनके मुद्दे क्या रहे हैं? प्रभावित करने वाले मुद्दे दोनों ही अगर हम पार्टियों के देखें तो किसके रहे हैं, और कांग्रेस का पलड़ा इतना हल्का वहां पर कैसे हुआ? देखिए, दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है इस पूरे मसले में। अगर आप देखेंगे कि पूरा असम में चुनाव जो है हेमंता बिस्व शर्मा के इर्द गिर्द घूम रहा है, इसके अलावा चुनाव में नहीं है। फिर दूसरा, मैं कई बार चुनाव को हम लोग इस तरह देखते हैं कि कई सारी चीजें उसमें होती है। सबसे अहम होता है कि आपका जो लीडिंग फेस है, अगर कोई है आपकी पार्टी ने दिया हुआ है, तो वो जो आपके मुखालिफ पार्टी है जो आपको सत्ता को चुनौती दे रही है, उसका मुखालिफ जो फेस है उसका मुकाबला कैसे करता है, दोनों के बीच में जनता की पकड़ किस तरह की दिखती है। तो गौरव गोगोई बहुत हल्के साबित होते हैं। उनके पास सिर्फ एक अपने पिता की लीगेसी के अलावा कोई वो नहीं है। और उनके पिता को ये सब लोग अगर आप असम में आते हैं तो वो बताते हैं कि तरुण गोगोई बनाने में एक बड़ा योगदान हेमंता बिस्व शर्मा का हुआ करता था। तो वो एक बड़ी चीज थी। इसके अलावा अगर हम मुद्दों की बात करें तो गुवाहाटी में जब आप जाते हैं तो आपको लगेगा ये इतने सारे, मैं वही पहले भी बता रहा था कि एक के बाद एक कई सारे ओवरब्रिज हैं जो सिटी के अंदर बने हैं, जो नए बने हैं। वो जो खूबसूरत सा पुल बना है, जिस एक पुल को मैं उसमें भी बता रहा था वीडियो में कि कैसे इस गुवाहाटी को उस गुवाहाटी से जोड़ रहा है, आईआईटी और एम्स से उस मेन शहर को जोड़ रहा है। फैंसी बाजार के सामने से उठता है, पान बाजार के सामने, और सीधा पहुंच जाता है जिस पुल का इतने सालों से इंतजार था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एयरपोर्ट बना है, बहुत ही वैसे एयरपोर्ट को चलो कह सकते हैं कि साहब बड़े लोग होंगे, लेकिन वहां से आपने उस इलाके का अगर डेवलपमेंट देखा, वो सीधा जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें हैं जिन्होंने हेमंता बिस्व शर्मा को कहीं आगे खड़ा कर दिया। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि जो रीजनल काउंसिल्स थी, जैसे बोडो थी, उन्होंने एक वो भी शुरू किया। उन्होंने एक अपना जो गठबंधन है उसको चेंज किया, नया मोबाइल शो किया कि भाई ये नई पार्टी है, इसके साथ हम इस पार्टी के साथ पिछली बार नहीं थे, इस बार इसके साथ खड़े होंगे। वो भी एक नया चीज दिख रही थी। इसके अलावा अगर हम तीसरी बात करें कि गौरव गोगोई या बीजेपी ये बात कह पाने में बहुत, वहाँ कांग्रेस ये बात कहने में मुझे लगता है या अपने मतदाताओं के सामने प्रस्तुत करने में सही से कामयाब नहीं हो पाई कि वो सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं है। ये पूरे समय में आप गौर करेंगे, और गौरव गोगोई बदरुद्दीन अजमल से ज्यादा लड़ रहे थे बामुकाबले बीजेपी के। वो ये साबित करना चाह रहे थे, और ये बात आपको हर जगह दिखेगी। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस क्यों प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सही साबित करने पर लग जाती है कि वो मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई है, मुस्लिम कम्युनिस्ट जो भी कांग्रेस वो अक्सर कहते हैं, वो ये हो गई है। वो आपको दिखेगा। आप ये सोचिए कि आप 30% 34% जो भी आबादी आपको लगती है, आप उसके लिए एक पूरी आबादी को जो इंडिजीनस है, जो असम की संस्कृति की बात कर रहा है, जो असम की बात कर रहा है, उसको कहीं दूर कर रहे हैं। आप असमिया हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती कि आप गौरव गोगोई हैं तो साहब आप असमिया हैं और हेमंता असमिया नहीं। हेमंता बिस्व शर्मा अगर ये लाचित बोरफुकन के नाम पर कई सारी योजनाएं शुरू करते हैं, आप वो ये खोजते हैं जो हम लोगों ने इतिहास में नहीं पढ़ा तृप्ति जी, कि किसने बख्तियारुद्दीन खिलजी को मारा था, वो कौन शासक था, मतलब जिसने उसको हरा के भेजा था और उसका नाम इतिहास में नहीं था, वो उसको खोजते हैं, उसको स्थापित करते हैं। तो एक जो इंडिजिनस पीपल की पहचान है, और वो असम की एक जो एक लंबे समय से असम की जो छात्र आंदोलन, ये कोई हेमंता बिस्व शर्मा की कोई खोज नहीं है। ये तो हमने देखा था पूरे देश में सबसे ज्यादा 1979 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, तभी से ये डिमांड थी। ये अलग बात है कि असम गण परिषद
उस पर 2 बार जीत के आई, हम्म। वो उसको कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर पाती, लेकिन उस पे जो ओपन तरीके से अटैक किया है, आपने देखा कहीं अपोलोजिस्टिक नहीं है। अगर उन्होंने पवन खेड़ा के साथ युद्ध कर दिया है, तो वो खुलेआम कर दिया। वो बात वहाँ के लोगों को पसंद आ रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है, सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत जागरूक किया है। अपर आसाम, लोअर आसाम और जो सेंट्रल आसाम है, इनमें जो बदलती हुई डेमोग्राफी है, उसने लोगों को वाकई चिंतित किया, क्योंकि असम में ये पहचान का संकट आज का नहीं है। जो मंगलडोई जो उपचुनाव हुआ था, वहां से ये राजनीति शुरू हो गई थी। वहां सबसे पहले छात्रों ने इस पे आंदोलन निकाला था, आज वो इसको कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंडिजिनियस पीपल है, वो बहुत ही ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। दूसरा, अपर असम में सिर्फ एक चीज कांग्रेस के भरोसे, जो कांग्रेस बहुत ज्यादा खुल के नहीं खेली या उसको खेलने में उसको भी नुकसान था, वो था जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग की डेथ को हम्म। लेकर अलग अलग सवाल वहां खड़े हुए। उनका लोगों का मानना था कि ये इंसाफ जल्दी होना चाहिए था। जुबिन गर्ग की उस राज्य में अद्भुत फॉलोइंग है। उनकी जब जो अंतिम संस्कार था, उसमें 8 से 25 किलोमीटर तक का लंबा जुलूस जो है, वो लोगों से भरा हुआ था। लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई बीजेपी के अगेंस्ट है। वो है कि ये जल्दी इंसाफ होना चाहिए। तो ये एकमात्र, वरना कांग्रेस के पास वहां बताने के लिए सिर्फ ये है कि ये मुसलमानों को गाली देते हैं, ये फला के पीछे है, ये तमाम चीजें हैं। जो काम है, विकास है, वो सब दिखता है। इस मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत आगे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से लेके तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी। दूसरा, हेमंत बिस्वा शर्मा एक पॉलिटिकल, जो खाटी पॉलिटिक्स होता है, उन्होंने उसी समय जब उनकी सरकार के समय आया, परिसीमन तो उन्होंने इस्तेमाल किया। जो मुस्लिम बाहुल्य सीट थी, जो 29 थी, उनको 23 पे लाकर टिका दिया। लोग 35 को 23 बता रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो 29 सीटें थी, वो ऐसी 29 सीटें दिखती थी तृप्ति जी, जिनको वो 23 पर ले आए। हम्म। तो ये एक उन्होंने 12 सीटों का तो सीधा अंतर कर दिया, जो वहां जो ये तय करते थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इलेक्शंस जो है, मुझे तो कई बार ये लगा कि सिर्फ इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि आपको हेमंता बिस्वा शर्मा को चुनना है या नहीं चुनना। ये एक मुद्दा वहां दिख रहा था, वरना तो बाकी अलग अलग हिस्सों में हम जाके देख रहे थे। और अपर आसाम में सिर्फ यही एकमात्र जो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां सिर्फ हम्म। कांग्रेस के पास एकमात्र ले दे के दबे स्वर में, फुसफुसाहटों के साथ या अफवाहों के साथ, जुबिन गर्ग के अलावा उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो सबसे ज्यादा खुश हैं कि उनके पास अपर असम के एक ऐसा लीडर है जो ये कर रहा है कि आने वाले असम को बचा रहा है। घुसपैठियों की समस्या वहां बहुत बड़ी है। ये बिल्कुल बंगाल से उलट मामला है। आप इसको बंगाल के साथ पैरेलल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बंगाल में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो लेफ्टिस्ट आइडिया के साथ थी, या कांग्रेस माइंडसेट में थी, या भद्र लोग था, जो ये मानता है कि ये इशू बीजेपी का है, हमारा इशू नहीं है। लेकिन हम्म। असम में ये इशू जनता का है। वहां उसको अगर एड्रेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक ज्यादा बेहतर सिस्टम है जो वो कर रहे हैं, और उसका उनको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कोई भी बड़ी चीज मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई इस तरह से कोई चुनौती उनके सामने है। और लगभग अगर हम लोग डाटा भी देखें जो 2024 के हैं, तो उसमें वो लगभग 100 सीटों हम्म। के करीब विधानसभा सीटों पर बढ़त ली थी। और अभी का जो वोटिंग का पैटर्न है, वो भी उनको 95 से ऊपर की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है। कोई चुनौती दिख नहीं रही है तृप्ति जी। हम्म। क्योंकि चाणक्य स्ट्रैटेजी का सर्वे अगर देखा जाए तो उसमें भी बीजेपी को 83 से 90 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। नेटवर्क 18 ने जो अपना डेटा जारी किया है, उसमें भी जो बीजेपी है उसको 82 से 92 सीटें मिल रही हैं। यानी सर्वे भी यही बता रहे हैं। एक बात और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी धीरेन्द्र जी, जो हमने लगातार चुनावों में देखा है, विधानसभा चुनावों में भी, लोकसभा चुनावों में भी, महिला वोटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर हम असम की बात करें तो अरुणोदय योजना जो शुरू की है, और दूसरा मुस्लिम महिलाओं की अगर बात करें, 3 तलाक कानून का महिला मतदाताओं पर किस तरह का असर वहां दिखाई दे रहा है, और जो महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, उन पर इन सब चीजों का क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात तो ये मान लीजिए कि मुस्लिम वोट बैंक से निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के लिए कोई भी वोट, ये तो सही बात है। लेकिन एक बात ये है कि जो बाकी महिलाएं, खास तौर से जो हिंदू महिलाएं हैं, हम लोग चूंकि हिंदी बेल्ट के जर्नलिस्ट बहुत ज्यादा पूर्वोत्तर को बहुत ज्यादा भाव नहीं देते थे। यहाँ जिस तरह के लोग थे, वो पत्रकारिता में असम जैसी चीजों पर तो बात करना भी पसंद नहीं करते थे। आपको याद होगा, पहले कोई चुनाव कवर करने भी नहीं जाते थे। लेकिन आप ये सोचिए, आज वहां उनको मामा कहा जाता है, और वो हम्म। हम लोग सिर्फ शिवराज सिंह के साथ जोड़ते हैं। बंगाल में वो उसमें असम में बहुत जबरदस्त तरीके से है वो।
आप हैरान हो जाएंगे कि भीड़ आती है उनके साथ। उनका जो रिश्ता आपने देखा, जो डांस वांस ये सब चीजें, हमको लगेगा कि एक नेता ऐसे ही है, लेकिन वहां उनको उनके स्टेट में इस सब चीजों को बहुत पसंद किया जाता है। उनका इंटरेक्शन महिला वोटर्स के साथ बाकी किसी भी नेता से बेहतर है। आप देखेंगे वो उनके साथ सायास जाते हैं तो उनकी गाड़ी के पास पहुंच जाएंगी, और तमाम बच्चियां, वो जितनी भी उन्होंने स्कीम्स चलाई हुई है, उन स्कीम्स का ज्यादातर का फायदा सीधा महिलाओं को होता है। वो पूरा का पूरा जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ है, उसमें कोई शक नहीं है। वो उनको मामा के नाम से कहती है, मामा को जरूर वापस लाना है। आप माइक लगाइए और वो तुरंत बता देगी मामा आएंगे, वो ये बता देती है। तो ये बात बहुत जबरदस्त तरीके से, और असम में मुझे लगता है कि इसने बहुत इम्पैक्ट भी डाला है। बाकी मुस्लिम महिलाएं अगर कोई वोट डाल पाएगी इस तरह से, जो उसके पति या उसके परिवार के प्रेशर से अलग होगा, तो वो डालेंगी। वरना तो आजकल मुझे नहीं लगता, 3 तलाक ने उनको लाइफ तो दी है, लेकिन उससे वो बहुत हम्म। कुछ मुझे नहीं लगता कि वोट का फायदा होगा। हाँ, जो वोट डलेगा वो तो मुस्लिम कैंडिडेट्स को ही जाना है, क्योंकि वहां इस बात की पूरी तैयारी है कि बदरुद्दीन अजमल को, मैंने सोयो लोगों से बात की होगी, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के अलग जाके वहां, तो उनका सबका ये कहना था कि वो बदरुद्दीन अजमल को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो बीजेपी का एक पार्ट है। तो ये बात आप सोचिए कि किस तरह से वो एक तरफ तो कांग्रेस को इससे बहुत खुशी होगी, दूसरी तरफ ये हम्म। कांग्रेस के लिए खतरा भी होती है कि वो पूरी तरह से इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट आइडिया है उसकी वोटों पे डिपेंड हो जाती है कि वो मस्जिदों से आ जाए, वो मदरसों से आ जाए। मदरसे उन्होंने बंद कर दिए। तो ये मुझे लगता है कि महिलाओं के वोटों पे तो मुझे लगता है जो परसेंटेज पुरुषों का होगा उससे कहीं ज्यादा कब्जा महिला वोटर्स पर हेमंता बिस्वा शर्मा का है। बिल्कुल, और भले ही मुस्लिम वोट वहाँ कंसोलिडेट हो जाते हैं, तो यहाँ इस बार अगर हम देखें असम में ये चीज़ होती है कि हिंदू वोट भी कंसोलिडेट होते हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी है, अगर हम बंगाल के चुनाव से भी बात करें, क्योंकि आगे वो भी आने वाले हैं। यहाँ पर चेहरा है हेमंत बिस्वा शर्मा का। हेमंत बिस्वा शर्मा का चेहरा ही नहीं है, उनकी एक इमेज है, उनका काम है, उनकी लोकप्रियता है, जो कि काफ़ी हद तक उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इधर जो आपने बात की थी, हम पवन खेड़ा की हमने बात की, लेकिन एक हम मल्लिकार्जुन खड़गे की भी हम बात करेंगे। इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल अपनी रैलियों में भाषण के दौरान कर रहे हैं, और जो जहरीला सांप का उन्होंने बयान दिया है अपने भाषण के दौरान, जिस पर आरएसएस ने असम में एफआईआर भी कराई है, ये भाषा, वो भी इतने सीनियर लीडर से। एक तरफ हम चलिए राहुल गांधी के साथ पवन खेड़ा तो अपनी तपस्या पूरी कर रहे हैं पदचिन्हों पर चलकर, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर नेता जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि आरएसएस को एफआईआर तक दर्ज करानी पड़ जाती है, क्योंकि वो वाकई में हिंसा भड़काने वाला और बहुत ही अपमानजनक भाषण था। इसमें कांग्रेस की बौखलाहट कहें, मजबूरी कहें, उनको ये समझ नहीं आता कि ये जो है बूमरैंग है, लौट के आएगा। देखिए, एक बात तो साफ हो गई है कि मैंने उस पर ट्वीट भी किया था उनके भाषण पर, क्योंकि मैंने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस तरह का मतलब इतना अधकचरा कभी नहीं सुना। वो उन्होंने जो कहा है सही मायने में वो हेट स्पीच नहीं, वो एक तरह से आह्वान है कि आप कत्ल कीजिए। वो अपने समर्थकों से एक पूरे मास स्लॉटर के लिए या एक समुदाय को कत्ल करने के लिए उनको उकसा भी रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं और उनको वो करना चाहते हैं। अगर हम ये देखें तो ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ऑब्जेक्शनल बात है। ये मैं बताता हूं, मुझे ये लगता है, इस पर मैंने बहुत बार सोचा कि इस तरह के बयानों का क्या अर्थ होता है तृप्ति जी, क्योंकि कांग्रेस को आज नहीं तो कल ये उम्मीद थी कि वो सत्ता में वापसी कर लेगी। 5 साल होगी भाई, सबसे ज्यादा दूरी होगी 7 साल हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पहले चुनाव में तो 3 ही साल बाद आ गई थी, उसके बाद वो टुकड़ों में वापस आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने देखा वो सारे राज नहीं करते, उसने कहा फिर हम आ जाएंगे उसके बाद। लेकिन ये 15 साल का अंत है भाई, 12 साल, ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनकी पूरी जिंदगी उसमें कटी, और ये वो है जो उनको रजाकारों से पीड़ित होना पड़ा था, जिनके परिवारों के कत्ल कर दिए थे रजाकारों ने, वही इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने। ये वो बोल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप ये सोच के देखिए कि वो क्या फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि सत्ता से दूरी बहुत ज्यादा हो गई है, वो उनको अब लास्ट में बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वरना मल्लिकार्जुन खड़गे को इतने लंबे समय तक राज्यसभा में और सांसद रहे हैं, तमाम विधायक, उनका कैरियर इतना हो गया कि लोगों की उम्र उतनी ही, वो इतने बड़े, बहुत सारे राजनेता जो संसद में उतनी उनके उम्र से ज्यादा वो उस समय उनके पास अनुभव है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी, और खासतौर से एक ऐसी संस्था जिसको प्रधानमंत्री नेहरू ने शामिल किया 26 जनवरी परेड में,
भाई आप हम्म। उनके ऊपर ये सवाल लगा सकते हैं कि साहब वो कहते हैं कि देश अखंड होगा, एक होगा, ये बात आप कह सकते हैं। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि उनका एक आइडिया, लेकिन वो कोई इस देश को तोड़ने की बात तो थोड़ी करती है वो संस्था। आप जो कर रहे हो उसकी हत्या की बात कर रहे हो। आप सहमत हो सकते हो, असहमत हो सकते हो। आप तब से देखिए, कांग्रेस ने पिछले 12 सालों से पीएम मोदी जब से आए हैं, तब से उनको सिर्फ संघ, आरएसएस और ये सब राहुल गांधी कि इस आइडिया के साथ उन तमाम लोगों को ये लग रहा है जो इस समय कांग्रेस लीडरशिप में है कि एक बार राहुल गांधी की निगाह में चढ़ जाए, वो मान ले कि ये आरएसएस को इससे बेहतर गाली कोई नहीं दे सकता। इसीलिए वो बस इसी कंपटीशन को पास करना चाहते हैं। उनको ये कंपटीशन की जरूरत नहीं है कि जनता से जाके बात करें, राज्यों में समस्याएं क्या है उन पर बात करें। और ये कर्नाटक की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह ध्वस्त है। उनके बेटे ओपनली गालियां देते हैं और वो उनके अंदर एक कंपटीशन चल रहा है पार्टी के अंदर आगे बढ़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपने असम के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके साथ साथ हम पश्चिम बंगाल के लिए भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल वोटिंग हो चुकी है, किस्मत का फैसला दोनों पार्टियों का मतदाता मशीन में कह सकते हैं, ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है और नतीजा क्या होगा वो सब कुछ साफ साफ बयां कर ही देगा कि किसकी राजनीति ज्यादा काम आई है, हेमंत बिस्व शर्मा का एग्रेशन या फिर कांग्रेस के आरोप। फिलहाल टू द पॉइंट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।